AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। पूरे भारत में आज जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के साथ साथ देश के कृष्ण मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। हालांकि कोरोना संकट के चलते भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम नहीं आयोजित किए गए हैं। इस खास मौके पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को इस पर्व की बधाई दी। राष्ट्रपति ने जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा, ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में जानने और उनके संदेशों के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। मेरी कामना है कि ये त्योहार सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य तथा समृद्धि का संचार करे। उपराष्ट्रपति ने कहा, इस पावन अवसर पर हम सब धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा, जय श्री कृष्ण। हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा, किसानों पर हमला देश के लिए शर्मनाक घटना है। ये एक तरह की तालिबानी मानसिकता है। आगे संजय राउत ने कहा, ये सरकार कैसे कह सकती है कि ये गरीबों के लिए है और किसानों के लिए है। ये सरकार तो किसानों के मन की बात भी नहीं सुनती। मामला कुछ यूँ है कि करनाल में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। पुलिस के अनुसार किसान नेशनल हाईवे बस्ताड़ा टोल पर बार बार जाम लगाने की जिद कर रहे थे। इस दौरान किसानों के वाहनों के शीशे भी टूटे। इतना ही नहीं, इस लाठीचार्ज में कई किसान घायल भी हुए हैं। केरल में कांग्रेस के AICC द्वारा पार्टी के जिला प्रमुखों के चयन पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त करने के लिए अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। राज्य में कांग्रेस कमेटी KPCC के अध्यक्ष के सुधाकरन ने कहा, पूर्व विधायक के शिवदासन नायर और KPCC के पूर्व महासचिव KP अनिल कुमार को पार्टी से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि दोनों ने अनुशासन की कमी दिखाई और DCC के पुनर्गठन से संबंधित मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक बयान दिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राज्य के 14 DCC की सूची प्रकाशित की थी, जिसके बाद असंतुष्ट नेताओं ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए तीखी टिप्पणियां भी की थी। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस कड़ी में रेल मंत्रालय ने 10 सितंबर से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे महाराष्ट्र में आगामी गणेश उत्सव को देखते हुए 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने इसमें से मध्य रेलवे महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र की ओर उत्सव की भीड़ को ध्यान में रखते हुए 63 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। मध्य रेलवे ने पहले ही 112 विशेष गणपति ट्रेनों और पश्चिमी रेलवे ने विशेष ट्रेनों की घोषणा गणपति उत्सव को देखते हुए की, मगर नई ट्रेनें पहले से घोषित ट्रेनों के अलावा हैं। देश में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। ऐसे में वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए कोवैक्सीन का उत्पादन तेज हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुजरात के अंकलेश्वर में भारत बायोटेक कंपनी के एक नए प्लांट पर पहुंच के टीके की पहली वाणिज्यिक खेप को रवाना किया। खेप को रवाना करने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, टीके की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने से टीकाकरण की गति में भी बढ़ोतरी होगी। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला दोनों कंपनियों के टीके का अनुसंधान और उत्पादन भारत में हुआ है। अंकलेश्वर संयंत्र से हर महीने 1-1 करोड़ खुराक का उत्पादन शुरू हो चुका है। हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे स्थित प्लांट पर भी काम शुरू कर दिया गया है। काबुल में कुछ दिन पहले हुए बम धमाके में अमेरिकी सैनिकों की मौत आतंकियों को भारी पड़ती नजर आ रही है। अमेरिका ने IS पे ड्रोन से आत्मघाती कार बॉम्बर पर हमला करके अपने सैनिकों का बदला तो ले लिया, लेकिन इस हमले में कई बच्चों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को हुए हमले में कई अफगानी नागरिक भी मारे गए हैं।
अमेरिका ने दावा किया था कि आईएस काबुल एयरपोर्ट पर हमले की तैयारी में था। काबुल के आसमान से अभी भी रॉकेटों की आवाज आ रही है। काबुल में सोमवार सुबह रॉकेट दागे गए हैं। रॉकेट्स के कारण अलग अलग जगहों पर धुएं का गुबार उठने लगा। कई जगह आग भी लग गई थी और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। ये हमला किसको टारगेट करके किया गया है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, मगर मिसाइल फील्ड डिफेंस सिस्टम से सभी रॉकेट्स को नाकाम कर दिया गया है। भारत के विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला आज यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसके लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एस तिरुमूर्ति द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। बता दें, अगस्त महीने के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले काबुल पर कब्जे के एक दिन बाद यूएनएससी की तरफ से अफगानिस्तान को लेकर एक बयान जारी किया गया था, जिसमें तालिबान से अपील की गई थी कि वो अपने क्षेत्र में आतंकवाद का समर्थन न करे। इस बैठक के मद्देनजर फ्रांस के राष्ट्रपति एमिनेम मैक्रों ने कहा, संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक में फ्रांस, ब्रिटेन काबुल को सेफ जोन घोषित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर का असर जहां कम हो रहा है और संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, वहीं केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंकाएं तेज हो गई हैं, जिसके मद्देनजर ही केंद्र ने भारत में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केरल में संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से राज्य भर में एक नाइट कर्फ्यू व वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। अब केरल में रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़त को लेकर राज्य में जारी कोरोना पाबंदियों को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। वहीं महाराष्ट्र में अभी से महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके मद्देनजर अस्पतालों में करीब 30,000 बिस्तरों के साथ ही ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है, मगर संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 42,909 मामले सामने आए और 380 लोगों की संक्रमण के चलते जान चली गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण को 34,763 लोगों ने मात दी है और इसके साथ ही भारत में इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 3,76,324 है। भारत में अब तक लगभग 3,26,00,000 से ज्यादा लोग महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं संक्रमण के कारण अब तक 4.36 लाख लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही 63.43 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन अभियान के तहत टीका लगाया जा चुका है। देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं और कई नदियां उफान पर हैं। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में भारी भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी समय में उत्तर प्रदेश के आगरा, टुंडला और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है।